वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड से। आज जो आपको विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम है संगठन के सिद्धांत, पद सोपान। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासों में क्लासिकल अप्रोच के बारे में बताया था, कुल 3 तरह की अप्रोच लोक प्रशासन में है। क्लासिकल अप्रोच, जिसको अपन शास्त्रीय उपागम, प्राचीन कालीन उपागम, यांत्रिक उपागम कहते हैं। उसके बाद में ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसको अपन मानव संबंध उपागम कहते हैं। उसके बाद में व्यवहारवादी बिहेवियरलिज्म अप्रोच कहते हैं। तो क्लासिकल अप्रोच के सभी विचारकों का हमने अध्ययन कर लिया है। F.W. टेलर, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, मोने रिले, मेरी पार्कर फोलेट, मैक्स वेबर, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था क्लासिकल अप्रोच की जो मुख्य विशेषता थी वो थी सिद्धांतों का निर्माण। इसमें विभिन्न इन सभी विचारकों ने लोक प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत बताए। इन सिद्धांतों को सार्वभौमिक बताया और प्रत्येक प्रशासन संगठन को चलाने के लिए इनको आवश्यक माना। इन प्रमुख सिद्धांतों में जैसे हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत बताए, मुने ने 8 सिद्धांत बताए, उर्विक ने 10 सिद्धांत बताए। और समन्वय, नियंत्रण, नेतृत्व, इनको लेकर के मेरी पार्कर फोलेट ने सिद्धांत बताए। और नौकरशाही के सिद्धांतों को पढ़ा तो मैक्स वेबर ने भी 10-14 सिद्धांत संगठन के बताए। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कार्य का विभाजन, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, पद सोपान, स्केलर प्रोसेस, स्पैन ऑफ कंट्रोल और विशेषीकरण। ये इस प्रकार के जो सिद्ध प्रत्यायोजन, समन्वय, संचार, ये सभी नॉर्मली सिद्धांत क्लासिकल अप्रोच में होते हैं। अब हम विचारकों के अध्ययन करने के बाद में अब हम एक एक करके जो मुख्य मुख्य सिद्धांत इसके हैं उनका समझना बहुत आवश्यक है। तो हम इनका अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो सिद्धांत है वो है पद सोपान, जिसको इंग्लिश में हम लोग हायरार्की कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ बता दूं, लेकिन अर्थ बताने से पहले आपको ये चित्र एक बार देख लीजिए। मैं स्लाइड में आपको चित्र दिखा रहा हूँ। एक त्रिभुज के आकार का ये चित्र है, जिसमें ऊपर ही ऊपर ABCDEF तक गिनती हो रही है, और दूसरी लाइन में ABCDEF और GHIJK। लोक प्रशासन में पद सोपान यानी हायरार्की। अब मैं इस चित्र को थोड़ा आप दिमाग में रखिएगा, तो जो भी आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में बताऊंगा, आपके तुरंत समझ में आता चला जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ किसे कहते, पद सोपान होता क्या है, हायरार्की होती क्या है, संगठन के अंदर पद सोपान का अर्थ क्या है। तो इस परिभाषा को आप देखिए। संगठन व प्रशासन में सत्ता और उत्तरदायित्व का उच्च नीच क्रम में रेखीय विभाजन यानी सीढ़ी नुमा विभाजन या वर्गीकरण। मतलब संगठन के अंदर पावर, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, इन सबको विभाजित किया जाता है। इसका विभाजन किस प्रकार किया जाएगा? उच्च अधिकारी को अधिक सत्ता, अधिक उत्तरदायित्व, निम्न अधिकारी को कम सत्ता और कम उत्तरदायित्व। यानी कि उच्चस्थ और निम्न अधिकारियों के बीच में विभाजन, रेखीय विभाजन, मतलब एक रेखा में विभाजन। सीढ़ी का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। सीढ़ी का मतलब हो गया जिस प्रकार से एक सीढ़ी पे हम लोग चढ़ते हैं, नीचे का पायदान, दूसरा पायदान, तीसरा पायदान, चौथा पायदान और टॉप का पायदान। तो सर्वोच्च प्रशासक होता है, जो मुख्य कार्यपालिका होती है, वो सर्वोच्च पद पे, सर्वोच्च सीढ़ी को मान सकते हो। और नीचे नीचे आप देखो तो सबसे निम्न पद को अपन मान सकते हैं। इस चित्र में आप देखिए, जो ए है इसको अपन सबसे ऊंचा अधिकारी मान सकते हैं, बी को उसके बाद, सी को बी के अधीन, सी के अधीन डी के अधीन ई के अधीन एफ, और दूसरी तरफ ए के अधीन जी के अधीन एच के अधीन आई के अधीन जे और के। यानी कि ये जो ABCDEFG है ये कर्मचारी है, सर्वोच्च अधिकारी इसमें ए है और निम्न अधिकारी के और एफ है। इसमें बी और जी बिल्कुल समान लेवल के अधिकारी हैं, सी और एच समान लेवल के अधिकारी हैं। जैसे ये इस प्रकार से आप देखिए, सी और एच समान लेवल के अधिकारी हैं। इसका जो क्रम होता है सत्ता का वो इस प्रकार से होता है, ये एक रेखीय, इस प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको इसकी विशेषताएं बताता हूँ कि विशेषताएं क्या क्या है इसकी। इसकी विशेषता है निश्चित कार्मिकों में कार्यों का विभाजन, यानी संगठन के द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, जो संगठन का मुख्य उद्देश्य है, संगठन का जो मुख्य कार्य है, उस कार्य का विभाजन किया जाता है। कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कौन व्यक्ति कितना कार्य करेगा। तो इसको सर्टिफाइड जो कार्मिक हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी वहाँ पर हैं, निश्चित अधिकारी कर्मचारियों में कार्यों का
डिवीजन, एक तरह से डिवीजन ऑफ वर्क इसे कह सकते हैं। कैसा होता है ये? ऊर्ध्वाधर यानी रेखीय हो सकता है, और कुछ मामलों में इसको क्षितिज भी कह सकते हैं, लेकिन वो अलग विषय है। हम यहाँ पर ऊर्ध्वाधर संदर्भ में ही, यानी कि वर्टिकल, इंग्लिश में इसको वर्टिकल कहते हैं। ये इस प्रकार से रेखा होती है, इस प्रकार से यूँ ये एक रेखीय विभाजन होता है। शीर्ष, मध्य और निम्न, इस चित्र में आप देख लीजिए, चित्र को आप देखिए। शीर्ष ए हो गया, जी, एच और आई और जे ये मध्य के अधिकारी हो गए, और के निम्न अधिकारी हो गए। ठीक है, समझ रहे हैं आप इस बात को? और अगली विशेषता है सीढ़ी दर सीढ़ी, सीढ़ी को लांघना नहीं। मतलब एक सीढ़ी जिस प्रकार से होती है, जैसे अपन सीढ़ी चढ़ते हैं तो किसी भी सीढ़ी को लांघा नहीं जाता, एक के बाद में दूसरे पे चढ़ा जाएगा, दूसरे के बाद में तीसरे स्टेप पे जाएंगे, तीसरे के स्टेप से चौथे स्टेप पे जाएंगे। पदसोपान का ये स्पष्ट सिद्धांत है कि पहले क्रम से तीसरे क्रम पर नहीं जाया जाएगा। जैसे आप इसको देखिए एग्जाम्पल में, ए के बाद में सी तक नहीं जाया जाएगा, और सी के बाद में ई तक नहीं आया जाएगा। अब इसको अपन किस रूप में समझें? इसको अपन समझते हैं, ये देखो, उचित माध्यम से। मैं आपको ये पहले पढ़ा दूं, थ्रू प्रॉपर चैनल, मतलब इसमें सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का ऊपर जाना या सूचनाओं का ऊपर से नीचे जाना, आदेश का ऊपर से नीचे जाना या नीचे से प्रतिवेदन रिपोर्ट का ऊपर जाना, वो सब थ्रू प्रॉपर चैनल होगा। यानी ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, एफ, जी, एच, आई, जे के। किसी भी कर्मचारी को लांघ करके जो उसको सुपरसीड बाईपास नहीं कर सकते। इसमें पदसोपान का निश्चित रूप से सिद्धांत है। इसको थ्रू प्रॉपर चैनल या उचित माध्यम ही कहा जाता है। इसकी विशेषता और है वेतन क्रम। हम देखते हैं अधिकारी कर्मचारियों में वेतन को लेकर भिन्नता होती है। जैसे वेतन को लेकर भिन्नता किस प्रकार से होती है? जैसे किसी का लेवल 10, 11, 12, जिसका अधिक वेतन है उसको वो बड़ा अधिकारी होता है, उसके पास शक्ति ज़्यादा होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, उसका स्तर ऊंचा होता है। और जिसकी ग्रेड कम होती है, जिसका वेतन कम होता है, वो वेतन के अकॉर्डिंग वो निम्न पद पे माना जाता है। और ग्रेड व ग्रुप, जैसे ए ग्रुप की नौकरी, बी ग्रुप की नौकरी, सी ग्रुप की नौकरी, डी ग्रुप की नौकरी। सर्वोच्च स्तर पे ए ग्रुप की नौकरी आएगी, निम्न स्तर पे डी ग्रुप की आएगी, और बी ए सी को मिडिल ग्रुप का माना जाएगा। उसी प्रकार से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस प्रकार से भी हम इस पदसोपान को समझ सकते हैं। इसकी एक विशेषता है संगठनात्मक एकता और एकीकरण। यह पूरे संगठन को एक सूत्र में, एक जैसे सूत्र में संगठन का एकीकरण कर देता है और उसको बांध देता है। मूने रिले को जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मूने रिले ने पदसोपान शब्द का प्रयोग नहीं किया, हायरार्की शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने प्रयोग किया था स्केलर प्रोसेस। यानी कि अर्थ इसका एक ही है, शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि मूने रिले ने इसको क्या कहा, तो स्केलर प्रोसेस कहा। हेनरी फेयोल ने इसको गैंग प्लैंक कहा। उन्होंने ये बताया कि ये जो इसको लकड़ी का पुट्ठा कहते हैं। गैंग प्लैंक का मतलब होता है लकड़ी का पुट्ठा, और लकड़ी के पुट्ठे के माध्यम से उन्होंने पदसोपान को समझाया था। अब गुणों की चर्चा करें कि इसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, वो तो अपने विशेषता देख ली, फीचर्स देख लिए। गुण में सुस्पष्ट संचार, किसी भी संगठन में पदसोपान के विभाजन के बाद में कम्युनिकेशन है, जो आदान प्रदान है, पत्रों का आना, पत्रों का जाना, संचार को प्रेषित करना, आदेश का अधीनस्थों के पास जाना, और अधीनस्थों का कोई भी अपील, कोई निवेदन या कोई सलाह, सुझाव, मशवरा, वो प्रॉपर स्पष्ट, उसका एक स्पष्ट प्रणाली होती है। कहीं पर कोई भ्रम, कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती। एक रूपता होती है इससे, क्योंकि एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसको बांधा जाता है, सबके पदों का वर्गीकरण साइंटिफिकली किया जाता है, तो एक रूपता इसमें स्थापित होती है। प्रत्यायोजन सरल हो जाता है। अब चूंकि प्रत्यायोजन को मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो अगले जब प्रत्यायोजन को पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। प्रत्यायोजन को शॉर्ट टर्म में समझाऊं तो उच्च अधिकारी द्वारा अपनी शक्ति को या अथॉरिटी को कुछ सीमा तक पूरी तरह से या जैसा वो चाहे अपने अधीनस्थ को स्थानांतरित करना। जैसे कलेक्टर द्वारा कुछ पावर्स एसडीएम को दे दी जाती हैं उसकी व्यस्तताओं के कारण, और एसडीएम द्वारा कुछ शक्तियां तहसीलदार को दे दी जाती हैं। तो इसको अपन इससे, क्योंकि रेखीय प्रणाली स्पष्ट है, नियम स्पष्ट है, कौन सत्ता का कितना प्रयोग करेगा, किसके कार्य किस प्रकार विभाजित हैं, तो प्रत्यायोजन बड़ा सरल होता है। उत्तरदायित्वों का निर्धारण सरल होता है, क्योंकि ग्रेड स्पष्ट होती है, वेतन क्रम स्पष्ट होता है, और ऊंच नीच का जो सिद्धांत है वो इसमें स्पष्ट है। तो
इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी को निर्धारित करने में, स्पष्ट करने में कोई समस्या नहीं आती। उच्च अधिकारी चूंकि नीचे अधीनस्थों का नियंत्रण करता है, उनका निर्देशन करता है, मार्गदर्शन करता है, तो उच्च अधिकारी में स्वतः ही नेतृत्व के गुण डेवलप हो जाते हैं। वो देखा जाए तो उनका प्रशासनिक लीडर होता है, तो उच्च अधिकारी में प्रशासनिक नेतृत्व के गुण विकसित होने की संभावना बन जाती है। कार्मिकों का व्यवस्थित विकास, जितने भी संगठन में ये गलती से किया गया, इसमें कोई नहीं, पढ़ लीजिए। कार्मिकों का व्यवस्थित विकास का मतलब है नीचे के जो अधिकारी हैं वो व्यवस्थित ढंग से उनका प्रमोशन होता रहता है और वो अपने उच्च अधिकारियों से सीखते रहते हैं, नियमों के अंतर वो कार्य करते हैं, तो उनका व्यवस्थित विकास होता है। और फोर्थ ग्रेड से सी ग्रेड में, सी ग्रेड से बी ग्रेड में, बी ग्रेड से ए ग्रेड में पदोन्नति भी इसमें होती रहती है। वेतन क्रम भी उसी रेखा के क्रम में इनका बढ़ता रहता है। कुलिक उर्विक, जब मैंने आपको उर्विक पढ़ाया था, लिंडाल उर्विक, तो उर्विक ने पदसोपान के बारे में कहा है कि पदसोपान एक मकान के अंदर एक नाली की तरह है। यानी कि नाली बहुत, किसी भी घर में नाली बहुत आवश्यक है, लेकिन हम नाली में रह नहीं सकते, इस बात को आप समझिएगा। मतलब उन्होंने पदसोपान को सही भी माना है, लेकिन देरी का भी एक कारण माना है कि इसको ज़्यादा इस नियमों में उलझना भी संगठन के हितों के अनुकूल नहीं है। साइमन को मैंने अब आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये तो हर्बर्ट साइमन ने क्लासिकल अप्रोच के और सिद्धांतों का बिल्कुल खंडन किया है। और ध्वंसकाल उस हर्बर्ट साइमन के समय को कहते हैं। उन्होंने सभी सिद्धांतों को खारिज किया, उसके बावजूद भी उन्होंने पदसोपान को बहुत ही आवश्यक माना। ये इस प्रकार गुण हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए आलोचना इसकी की जाती है कि ऊंच नीच का भेद उत्पन्न करती है, मतलब अधीनस्थों में हीन भावना पनपती है, अधीनस्थों की योग्यता और क्षमता का इसमें दमन होता है। तानाशाही इसमें डेवलप हो जाती है क्योंकि उच्च अधिकारी नियमों से उच्च स्थापित हो जाता है। अब उसमें योग्यता क्षमता कितनी है वो सब साइड में हो जाती हैं। उचित माध्यम थ्रू प्रॉपर चैनल, ये प्रशासन की बहुत बड़ी बाधा है, जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं। लाल फीताशाही का मतलब ये होता है कि सिर्फ नियमों में उलझ के रह जाना। जैसे कोई समस्या प्रशासन के सामने आई तो बजाय उसका समाधान करने के वो एक अधिकारी से उसके ऊपर के अधिकारी के पास जाएगी, वो पत्र फिर उसके ऊपर जाएगा, फिर वो पत्र फिर उसके ऊपर जाएगा, और अंत में 4, 5, 7 चैनलों को क्रॉस करके वो उच्च अधिकारी तक पहुंचता है। फिर वापस उसके जवाब को आने में वही चैनल फॉलो करना होता है। अब अचानक जैसे कोई बाढ़ आ गई, या कहीं पे कोई दंगा हो गया, या कहीं पे कोई अचानक से भूकंप आ गया, तो ऐसी कंडीशन में त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता होती है। अगर उस वक्त हम नियमों की पालना करते रहें और इन चैनलों के ऊपर ही चैनलों पे चलें, चैनलों पे लेटर चैनलों के माध्यम से ऊपर जाएगा और वापस आएगा, इसमें विलंब होता है, कार्यकुशलता, मोटिवेटा, प्रभावशीलता सब इसमें समाप्त हो जाती है। ये इसकी बहुत बड़ी आलोचना है। लाल फीताशाही का मतलब है अनावश्यक विलंब, बेवजह फाइलों में उलझ जाना। गैंग प्लैंक, हेनरी फ्योल का जो गैंग प्लैंक था, उन्होंने इसका सुझाव, उन्होंने इसका समाधान बताया लाल फीताशाही का, या उसका मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि अगर ए को, या फिर नीचे के जो एच और सी का जो अधिकारी है या ई है, इसको अगर ई को अगर सी से कोई संवाद करना है या सी को ए से कोई संवाद करना है, तो वो अपने उच्चस्थ अधिकारी को सूचना दे करके सीधा संवाद कर सकता है। या फिर डी को अगर आई से बात करनी है, ये डी को या आई से बात करनी है, इस प्रकार देखिए ये डी, अगर डी को आई से बात करनी है तो डी अपने सी को इन्फॉर्मेशन देगा और आई अपने एच को इन्फॉर्मेशन देगा, और दोनों आपस में निचले स्तर पे संवाद कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं। उनको सिर्फ अपने उच्च अधिकारी को सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि मैं अब संवाद स्थापित कर रहा हूँ। तो ये गैंग प्लैंक की अवधारणा यही थी। इस माध्यम से हेनरी फ्योल ने लाल फीताशाही को समाप्त करने का प्रयास किया। इसी के साथ विद्यार्थियों हमारा विषय समाप्त होता है। अगली बार हम एक नए सिद्धांत के साथ मिलेंगे। थैंक यू।